हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपनी फैमिली एक्सपर्ट ओपिनियन पर वेलकम है। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन से भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके जो बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से अलग तरीके के और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहिए, तत्पर हो जाइए। सबसे पहले जरूरी है कि आप तत्पर हैं। क्या आप इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, अवेयर हैं, तैयार हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कीजिए वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सभी को बुला लीजिए, शेयर करके, ताकि जितने ज़्यादा लोग एक्टिव रहें, जितने ज़्यादा लोग यहाँ साथ में रहें तो उतना ज़्यादा बेहतर रहे। आपको कमेंट भी करना है और आउट ऑफ 12 आपके कितने सही होते हैं ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो मैंने आपको कल की प्रैक्टिस में, जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रही थी स्लाइड के थ्रू, तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके जनक के नाम से जाने जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। अभ्यास और भूल का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसके लिए मैंने निमोनिक भी आपको बताया था। आपको याद रखना है टीबी। क्या याद रखना है? टीबी। टी से थॉर्नडाइक और बी से क्या याद रखना है आपको? बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है, परिपक्वता का प्रारंभ होता है। शुरुआत हमने कर दी, आप सब एक्टिव रहें, आंसर करते रहें। परिपक्वता का प्रारंभ होता है, ऑप्शन दिए हैं गर्भाधान से, विकास से, विवृद्धि से या सीखने से। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए। परिपक्वता का प्रारंभ होता है, ऑप्शंस को देखकर आप आंसर करेंगे। गर्भाधान से होता है, विकास से होता है, विवृद्धि से होता है या सीखने से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहले हम देख लेते हैं, फिर हम जानते हैं कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, और बकाया जो है वो नहीं है तो क्यों है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, गर्भाधान से। परिपक्वता का प्रारंभ गर्भाधान से हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वता का प्रारंभ जन्म से पूर्व हो जाता है, यानी जब से बच्चा गर्भ धारण करता है तब से ही परिपक्वता का प्रारंभ, परिपक्वता की शुरुआत, परिपक्वता की बिगिनिंग हो जाती है, गर्भ से ही, बोन से ही। ठीक है, तो गर्भाधान से शुरुआत होती है। अब बात करें हम परिपक्वता की, तो एक क्वेश्चन बनता है, परिपक्वता जो है वो हेरिडिटी से होती है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है? तो ध्यान रखिएगा, परिपक्वता हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, आनुवांशिकता से रिलेटेड होती है, इसीलिए गर्भाधान से ये शुरू हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से तीसरा क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, और ऑप्शन में दिया था प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यानी प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि दिए गए कथनों में से 4 कथन मैं आपको दे रही हूँ, इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन है पहला, अधिगम के अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आप आंसर बताइए, ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। बताइए आंसर। क्या परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम है? यदि आप कह रहे हैं हाँ तो गलत, आप कह रहे हैं ना तो सही।
परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे, जबकि अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे हम अधिगम कहेंगे। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे हम अधिगम कहेंगे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे हम अधिगम कहेंगे। अगर बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन है उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। ना परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएगा, ना बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाएगा, क्योंकि ये अस्थायी है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको याद रखना है कि परिपक्वता का प्रारंभ, परिपक्वता की शुरुआत गर्भाधान से ही स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया है, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं या टॉलमैन हैं। आंसर कीजिए, 5 सेकंड आपके पास में है, इसका आप आंसर करेंगे कि इसका आंसर होगा क्या। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, टॉलमैन। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने दिया था कौन सा सिद्धांत? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। कौन सी थ्योरी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो ट्रिक याद रखनी है, निमोनिक है टीबी, टी से थॉर्नडाइक, बी से बिल्ली पर प्रयोग किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। बात करें पावलोव की, तो पावलोव ने क्लासिकल थ्योरी दी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, पी से पावलोव और के से कुत्ता, तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। अगला ऑप्शन दिया है स्किनर। स्किनर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। और लास्ट ऑप्शन है टॉलमैन। टॉलमैन ने साइन थ्योरी दी। क्या दिया? साइन थ्योरी। किसने दी? टॉलमैन ने। साइन थ्योरी किसने दी? टॉलमैन ने दी। ध्यान रखिएगा, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। तो चारों ही ऑप्शंस का आपको पता लगा। पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से। पावलोव के सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन के नाम से। स्किनर का सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन है और टॉलमैन का है साइन थ्योरी यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब हम बात करें कि स्किनर का जो ये नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है, इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके अलग अलग नाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई से भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी आपसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत देकर पूछ लिया, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा इसके अन्य नाम भी हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो स्किनर का सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ तक का आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा है, डिस्कशन पसंद आ रहा है, तो इसको शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को, सेशन को शेयर कीजिए। आपकी लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है थर्ड, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, यह है, ये क्या है? कोई राहुल नाम का बच्चा है और वो वयस्क होने पर कार को चलाने लगता है, ये क्या है? ये परिपक्वता है, विकास है, सीखना है या सभी? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? 5 सेकंड आपके पास में है, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या होगा? परिपक्वता होगा, विकास होगा, सीखना होगा या सभी होगा? या इसकी जगह पे आप खुद को भी रखकर देख सकते हैं कि आप वयस्क होने पर कार चलाने लगते हैं, ये क्या है? आप वयस्क होने पर बाइक चलाने लगते हैं, ये क्या है? आप वयस्क होने पर ट्रेन चलाने लगते हैं, ये क्या है? बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? तो ए बी सी डी में से आपने आंसर क्या किया है? ए किया है, बी किया है, सी किया है या डी किया है? तो जिन लोगों ने आंसर थर्ड किया है, सीखना, उन सभी का सही है। और परिपक्वता, विकास और सभी क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, ये परिपक्वता है? नहीं। विकास है? नहीं। सीखना है? बिल्कुल सभी होगा ही नहीं। तो सीखना कैसे है? ये परिपक्वता क्यों नहीं है, विकास क्यों नहीं है? आप 20+ के होंगे, ऐसी में उम्मीद या फिर आइडिया लगा के चल रही हूँ, क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 20+ तो आप हैं, 25 के एवं आप होंगे, एवरेज इतना तो है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि आप परिपक्व हैं, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगी आपका विकास हुआ, आप कहेंगे हाँ। क्या आपको कार चलाना आता है? अगर नहीं आता तो आप कहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप परिपक्व नहीं हैं। जो आपको कार चलाना नहीं आता, परिपक्व हैं, विकास आपका हो चुका है, लेकिन आपको कार चलाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं है।
तो राहुल नाम का कोई बच्चा जो वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, ये परिपक्वता नहीं है, क्योंकि परिपक्व होने पर भी कई लोगों को नहीं आता। ये विकास नहीं है, क्योंकि विकास होने पर भी कई लोगों को कार चलाना नहीं आता। तो वो परिपक्व होने पर, वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, क्योंकि उसने सीखा है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वृद्ध हो चुके, प्रौढ़ावस्था तक आ चुके, वृद्धावस्था में पहुंच गए, लेकिन उनको बाइक चलाना भी नहीं आता, कई लोगों को साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो क्या उनका विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है। तो क्या वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? सीखा नहीं। साइकिल चलाना सीखा नहीं, बाइक चलाना सीखा नहीं, कार चलाना सीखा नहीं। इस वजह से ये जो वयस्क शब्द है ये कंफ्यूज करेगा और कई लोग परिपक्वता की तरफ भागेंगे। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि राहुल नाम का बच्चा वयस्क होने पर कार चलाने लगता है। ये क्या है? ये सीखना है, ये अधिगम है, ये लर्निंग है। ध्यान रहेगा। अच्छा, इतना आपको याद रखना है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है आधारित होंगे। ऑप्शन है समाजीकरण पर, अपसारी चिंतन पर, अवसारी चिंतन पर या सभी। आंसर कीजिए। आपके पास टाइम है आंसर करने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और तब आंसर कीजिए। क्या होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका एक फिक्स आंसर हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका फिक्स आंसर होगा, वो उसमें जो आपकी थॉट प्रोसेस लगेगी, जो आप लॉजिक लगाएंगे, जो आप रीजनिंग देंगे, तर्क देंगे, वो कैसा तर्क होगा? समाजीकरण तर्क होगा या अपसारी चिंतन होगा या अभिसारी चिंतन होगा या और? बताइए। तो देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका फिक्स आंसर होता है, इसमें लगता है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, अभिसारी चिंतन। फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन के लिए हमें अभिसारी चिंतन लगाना पड़ता है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, अपने विचार खुद के प्रकट कर सकते हैं, अपने मौलिक विचार दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन लगता है। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप एक शब्द में कह देंगे नरेंद्र मोदी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मार्कर से किस तरीके का लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे ब्लैक। ये मार्कर किस कलर का है? ब्लैक। सीधा सीधा फिक्स आंसर है। ऐसा तो नहीं कोई इसको ब्लू बताएगा, कोई रेड बताएगा, क्योंकि पता है कि फिक्स है। ब्लैक है तो ब्लैक ही लिखेगा, ब्लैक ही चलेगा। इसका कलर ब्लैक है, ये राइटिंग भी ब्लैक ही देगा। पता है, आप सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा नहीं कि आपसे पूछूं आप नरेंद्र मोदी बताएं, किसी और से पूछूं वो योगी आदित्यनाथ बताएं, किसी और से पूछूं अमित शाह बताएं, ऐसा नहीं है। फिक्स आंसर है कि नरेंद्र मोदी है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनमें किस तरीके का चिंतन लगता है, तो अभिसारी चिंतन लगता है। ध्यान रखिएगा। जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं उनमें अपसारी चिंतन लगता है, क्योंकि अपसारी चिंतन में बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है, अपने अकॉर्डिंग सोच पाता है, खुद के विचार व्यक्त कर पाता है, अपनी मौलिकता। और एक क्वेश्चन बनता है कि क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए, बच्चे को सृजनात्मक बनाने के लिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो वहां पर भी अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बच्चा अपने खुद के विचार लिख पाता है कि वो क्या सोचता है, किसी चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका खुद का नजरिया क्या है, वो अपने विचार लिख पाता है। जिन क्वेश्चंस में मौलिकता दिखाई देगी वो अपसारी चिंतन वाले होंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से अपसारी चिंतन से, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आपको। पूछा जाता है कि क्रिएटिव बच्चों में किस तरीके की थिंकिंग पाई जाती है, किस तरीके का चिंतन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अपसारी चिंतन क्रिएटिव बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे सृजनशील होंगे उनमें अपसारी चिंतन पाया जाएगा। ध्यान रहेगा, याद रहेगा, समझ आएगा आपको? क्लियर है? ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक इस तरीके से और समझ लेंगे डायग्राम बनाकर कि ये जो बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ये जो क्वेश्चन है अपसारी चिंतन वाले, इनको आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अपसारी में आप अलग अलग दिशाओं में सोच पाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा, इसके लिए आप अलग अलग तर्क दे रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, यानी बिंदु से बाहर की तरफ आप सोच पा रहे हैं। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है, इसमें क्या होगा कि बाहर से बिंदु की तरफ आएंगे, क्योंकि फिक्स आंसर है। 17 लोगों से आप पूछोगे तो 17 भी उसका एक ही आंसर देंगे, यही वाला। लेकिन अपसारी में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपने पूछा इस तरीके का, उसमें अलग अलग दिशाओं में बच्चा सोच पाएगा अलग अलग तरीके से, तो ये वाला ज्यादा बेटर माना जाता है अपसारी चिंतन, क्योंकि इसमें बच्चा खुद के मौलिक विचार व्यक्त कर पाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए इस तरीके के, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय। आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चा जो है वो चीजों को रटे नहीं, समझे,
ऐसा करने के लिए, रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे, कैसे क्वेश्चंस अपनी क्लास में पूछना चाहेंगे बच्चों से, कैसे क्वेश्चंस पुट करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, जो रटने की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, आपने 10th 12th में देखा होगा, ग्रेजुएशन में भी आपने जो निबंधात्मक क्वेश्चन आपके होते हैं, आपको पता है 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके लिए आप बहुत सारा रट्टा लगा लेते हैं निबंधात्मक, क्योंकि 4-5 पेज का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको समझेंगे नहीं, आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे इसमें क्या करना। फिर क्या होगा, आप सोचते हैं कि यार 5 पेज लिखना है मुझे, कितना लिखना है, 5 पेज, कम से कम 4 पेज तो मैं आराम से लिख ही दूंगा, कुछ मुझे आएगा, कुछ मैं बना बना के लिख दूंगा, अपने विचार व्यक्त कर दूंगा उसमें। कुछ ये बोलते हैं ना कि बना बना के, मैं तो, ये मेरी भी हैबिट है, ये खुद भी मैं भी ऐसा ही करती थी, और मैं लिख कर बहुत अच्छे नंबर ले आती थी। ये मेरी हैबिट है, लिखना मुझे बहुत पसंद है बचपन से। तो जो लिखने वाले होंगे, ज़्यादा दिन में लिखना पड़ेगा, वो रट्टे पर आधारित होंगे, रट्टाफिकेशन उनमें लगाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो वो होते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। इनमें खुद के विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। बोलते हैं ना, बना बना के लिख के आया मैं, तो कैसे लिख के आया, बना बना कर लिख दिया। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पता था, उसी के बेस पर बना बना के मैंने 4-5 पेज भर दिए। ऐसा मैं भी करती थी। तो बना बना के लिखने का मतलब है खुद के विचार हमने व्यक्त किए। रट्टा लगाने वाले ये क्वेश्चन होते हैं निबंधात्मक। लेकिन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिनका आंसर फिक्स होता है, उसके लिए आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन कर दिया, क्वेश्चन के शब्दों में परिवर्तन कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। आप अगर ऑप्शन रट के चले गए, ऑप्शन और क्वेश्चन रट के चले गए, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के लिए आपको पूरे टॉपिक को समझना पड़ता है। जैसे हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपके सिलेबस में दिया है, तो उसके बारे में अगर 4 लाइन आप पता कर लेंगे या उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप सोचें कि मैं रट्टा लगा के इसमें 4 पेज भर दूंगा, उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ। और अकेले थॉर्नडाइक से 50 तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रटना नहीं, उसके लिए आपको थॉर्नडाइक को समझना पड़ेगा, जिससे कि उससे बनने वाले 50 तरीके के क्वेश्चन को आप कवर कर सकें, उनके आंसर आप ले सकें, और एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन आप ले सकें। सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के अलावा एक्स्ट्रा इधर उधर की, इर्द गिर्द की, उसकी आसपास की, सिलेबस के ही आसपास की चीज़ों को भी आपको कवर करते रहना है। सिर्फ सिलेबस पर ही डिपेंड ना रहें, क्योंकि कई बार 1-2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं। आसपास की चीज़ों की जो बेसिक नॉलेज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और उसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेसिक जानकारी है, तो आपको रहनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता। लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन दिए हैं, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, बैठना, अक्षरों की पहचान, आंख व हाथ में संबंध। आंसर कीजिए इसका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्या होगा। अगर आप लिखने की तैयारी करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, और उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या तैयारी आपको करनी होगी, ये आपको बताना है। कौन सी तत्परता आपको रखनी होगी। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रही हूँ, या आप यहाँ से देखकर कुछ नोट करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, सबसे पहले आपको ये जानना है कि लिखना कैसा कौशल है। लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल है। इसमें जो हमारे मांसपेशियों से संबंधित 2 तरीके के कौशल होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल और एक स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल में आता है लिखना, यानी हमारी जहाँ छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं वो फाइन मोटर स्किल होता है। जैसे लिखना हुआ, जैसे बहुत लोगों का एक व्यवसाय होता है पायल बनाने का, पायल बनाते हैं लोग, तो पायल बनाने में पूरा हमारी आंखें काम करती हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हाथों की छोटी छोटी चीज़ें, और पूरा फोकस रहता है हमारी इंद्रियों का कि इधर उधर थोड़ा सा भी अगर नग चला गया तो उसकी पूरी डिजाइन खराब हो जाएगी। तो पायल बनाना, लिखना, ये कैसे कौशल हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक बच्चे के द्वारा गेंद को किक किया गया या लात मारी गई उसमें, या उसको पैर से जंप कराया गया, तो इसमें कौन सा कौशल लगेगा, सूक्ष्म गतिक कौशल लगेगा या स्थूल गतिक कौशल लगेगा। ध्यान रखिएगा, स्थूल गतिक कौशल लगेगा, क्योंकि उसमें हमारी जो ग्रॉस, हमारी बड़ी बड़ी जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं। इस तरीके से किक आप करेंगे तो ग्रॉस मोटर स्किल होगा। लिखना कैसा कौशल है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, क्योंकि इसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिया है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, बिल्कुल जरूरी है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। किसके लिए, लिखने की पूर्व तैयारी के लिए।
दूसरा ऑप्शन दिया है बैठना, उसको देखेंगे बाद में। तीसरा दिया है अक्षरों की पहचान करना। आप कुछ लिखने जा रहे हैं, अगर आपको अक्षरों की पहचान नहीं है तो आप ठीक से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे तो ये भी जरूरी है। अगला है हाथ व आंख में समन्वय। हाथ और आंख में समन्वय होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखना चाह रही हूँ, अगर मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मैं पूरी तरीके से इसको पकड़ नहीं पा रही, तो क्या मैं अच्छा लिख पाऊंगी? नहीं। आंख अगर मेरी पूरी तरीके से यहाँ फोकस्ड नहीं हो, बहुत जरूरी है लिखने के लिए आंखों का समन्वय होना हाथों के साथ में, तो बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड ऑप्शन ही गलत है। यही आपसे पूछा है बैठना। बैठने का संबंध लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बालक जमीन से कोई वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है। कोई बच्चा है जमीन से किसी वस्तु को उठाने में कब सक्षम हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 10 माह, 6 माह, 12 माह, 8 से 9 माह। आंसर करेंगे क्या होगा इसका, आंसर करिए इसका क्या होगा। कोई बच्चा है छोटा और जमीन से किसी वस्तु को उठाने की बात हो रही है कि कब बच्चा पूरे तरीके से जमीन से किसी वस्तु को उठाने लगता है। तो देखिए, हम अगर बात करें किसी बच्चे की, तो जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, लगभग 6 महीने का बच्चा लगभग थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर देता है। किसी सहारे के थ्रू अगर आप उसे बैठाएंगे तो बैठना शुरू कर देता है। इसी के साथ में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके सामने, कोई टॉय है, उसका खिलौना है, तो बच्चा अगर उसे उठाएगा ना, तो किस तरीके से उठाएगा कि उसको पूरा, अपनी पूरी बॉडी को उसके ऊपर पूरा गिरने की कोशिश करेगा, आगे की तरफ झुककर, और पूरे हाथों को ऐसे करके करेगा और तब पकड़ने की कोशिश करेगा दोनों हाथों से ऐसे। उसका उंगलियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता 6 महीने तक। तो फिर उसके बाद में यहाँ ऑप्शन 10, 12 और 8 से 9 महीने। तो बात की है किसी बच्चे की जमीन से कोई वस्तु उठाने की, कब उसकी एबिलिटी इतनी हो जाती है कि जमीन में पड़ी हुई वस्तु को वो उठा पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 से 9 माह। 8 से 9 माह में बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि जमीन में पड़ी हुई किसी वस्तु को आराम से उठा पाता है, क्योंकि पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से बैठने लगता है बच्चा 8 से 9 महीने के बीच में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। बच्चे के जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक की श्वसन दर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितनी बार बच्चा श्वसन क्रिया करता है, श्वास लेने की क्रिया को कर पाता है, ये आपको बताना। ऑप्शन दिए हैं 18 बार, 20 बार, 30 बार, 35 बार। आंसर कीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से आंसर करेंगे। क्लियर तो हो रही हैं चीजें, समझ में तो आ रही हैं ना, ऊपर से तो नहीं जा रही हैं चीजें, समझ में आ पा रही हैं? कमेंट करके बताइए। अच्छी लग रही है क्लास? यही क्लास थी जो पहले से मैं आपको दे चुकी थी, आई मीन बना चुकी थी, पूरा रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन बीच में ही पता लगा कि पूरा सिस्टम खराब है, मिक ने प्रॉब्लम कर ली, इसीलिए मैंने इस बार मिक का यूज ही नहीं किया। आंसर कीजिए। जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट होती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 35 बार। अब इसके सारे ऑप्शंस को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आपसे पूछा है जन्म से 2 वर्ष तक, आगे पूछा जा सकता है आपका 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष भी पूछा जा सकता है, 12 के बाद भी पूछा जा सकता है। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, 35 बार होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो श्वसन दर कम होने लगती है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को एनालाइज करके देखना कभी, या देखा भी हो, छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेने की प्रक्रिया उसकी होती है। जैसे थोड़ा सा परिपक्व होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा स्लो होने लगती है, फिर धीरे धीरे जब परिपक्व होने लगता है तो और स्लो होने लगती है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा 1 मिनट में 35 बार श्वसन क्रिया करता है। फिर उसके बाद में 2 वर्ष तक 35 बार करता है, फिर 2 से 6 वर्ष, कब 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष में 30 बार श्वसन क्रिया करता है। फिर उसके बाद में 6 से 12 वर्ष में 20 बार श्वसन क्रिया करता है, और फिर 12 के बाद 18 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 18 बार श्वसन क्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष 35 बार, 2 से 6 वर्ष 30 बार, 6 से 12 वर्ष 12 बार 20 बार, और 12 वर्ष के बाद में 18 बार श्वसन प्रक्रिया करता है 1 मिनट में। तो ये क्लियर हुए चारों ही ऑप्शन। अब आपसे पूछ लिया जाए 2 से 6 वर्ष पूछा जाए, या 6 से 12 पूछा जाए, या 12 के बाद पूछा जाए, या 0 से 2 वर्ष पूछा जाए, अब आप आंसर करने में कोई दिक्कत महसूस तो नहीं करेंगे, या आपको कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बताइए कमेंट करके।
कमेंट करके बताइए। नहीं है तो आगे बढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। कोई एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी के सारे ही ऑप्शन बोलने के कौशल में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? वाक्यों को दोहराना, वार्ता करना, कविताएं सुनना, उच्चारण करना। ए, बी, सी, डी। ए दिया है वाक्यों को दोहराना, बी दिया है वार्ता करना, सी दिया है कविताएं सुनना और डी दिया है उच्चारण करना। इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। किसी एक के अतिरिक्त बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। आंसर इसका क्या होगा? जल्दी बताएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको गाना सुनाया जाएगा, जल्दी से सही सही अगर आप आंसर करेंगे, अगर आपका स्कोर 10+ रहेगा। ये क्वेश्चन 12 है, कहने को क्वेश्चन 12 है, लेकिन इन 12 में से भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 4 चीजें बता दी, 4 क्वेश्चन आपके तैयार कर दिए यहाँ से। जैसे यहाँ हमने सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया था, सारे ऑप्शन से रिलेटेड हर एक बात को आपको बताया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेडी होते हैं। यानी ये कहें कि 12 क्वेश्चन हैं तो 3-3 क्वेश्चन तो एवरेज एक क्वेश्चन से रेडी होता है। तो 30+ आपके क्वेश्चन तैयार होंगे इस वीडियो से। आंसर कीजिए इसका क्या होगा? तो जो लोग थर्ड ऑप्शन को आंसर किए हैं, सी, उनका करेक्ट है। एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशल के विकास में भूमिका निभाते हैं। देखिए, वाक्यों को दोहराना, अगर बच्चा किसी वाक्य को दोहराता है, बार बार उसको रिपीट करता है, अगर किसी वाक्य को आप बार बार रिपीट करेंगे, कोई आपने नई चीज सुनी, सपोज दैट कि आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं। मैं अपना सेल्फ अनुभव आपको बताती हूँ कि मैंने जब कंप्यूटर कोचिंग की थी 2016 में, तो उस टाइम मुझे कंप्यूटर के बारे में ये नहीं पता था कि सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी क्या होती है। इन सारी चीज़ों से मैं अवगत नहीं थी, क्योंकि 2016 तक मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल भी जाना ही नहीं था। जब फर्स्ट डे में कोचिंग गई थी तो मैं बिल्कुल अनजान थी इन सब चीज़ों से, स्ट्रेंजर थे सब मेरे लिए। उसके बाद में क्या हुआ, यही चीज़ें बार बार दोहराई गई। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू ये होता है, मदरबोर्ड ये होता है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसका ये काम है, ये टेम्परेरी होती है, इसमें जो डेटा है वो इलेक्ट्रिक जब तक सप्लाई रहती है तब तक रहता है टेम्परेरी मेमोरी में, यानी हमारे रैम में जब तक हम वर्क करते हैं तब तक डेटा लोड रहता है। तो सारी चीज़ें कैसे हम सीख पाए कि वाक्यों को दोहराना, जब बार बार चीज़ें हमारे सामने दोहराई गई तो हमारे बोलने के कौशल, जो चीज़ें हम पहली बार सुनी थी, हमने सीपीयू क्या होता है उसको हम बोल नहीं पा रहे, उसकी हमें फुल फॉर्म नहीं पता थी, लेकिन जब बार बार वही दोहराया गया तो वो सारी चीज़ें हम बोलने में सक्षम हो पाए। तो ये हमारे उच्चारण में विकास करेगा कि बच्चा बार बार चीज़ों को दोहराए, बोलने से ही तो उच्चारण कौशल का विकास होगा। फिर है वार्ता कौशल, जब एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करेगा, संप्रेषण जब होगा, बच्चे का कम्युनिकेशन जब होगा तो क्या होगा, बोलने के कौशल का विकास होगा। वहीं उच्चारण अगर करेगा किसी चीज का बार बार तो क्या होगा, बोलने के कौशल का विकास होगा। लेकिन कविताएं सुनने से बोलने के कौशल का विकास नहीं होगा, बल्कि श्रवण कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। यही पूछा है कि किसी एक को छोड़कर सभी बोलने के कौशल के विकास करने में भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन 3 आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। यह कथन किसका है? कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता। विकास किसी एक नियम में नहीं होता बल्कि लय में होता है, ऐसे। तो ये बात किसने कही? मेरिडिथ ने कही थी, हरलॉक ने कही थी, पार्कर ने कही थी, या क्रो ने कही थी? इसका आंसर करेंगे क्या होगा? चीटिंग नहीं करनी है, आंसर बताना है। आंसर इसका क्या होगा? विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। यह कथन किसका है? मेरिडिथ का है, हरलॉक का है, पार्कर का है, क्रो का है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2 हरलॉक। आंसर क्या होगा? हरलॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता, ये बात कही हरलॉक ने। कैसे? जैसे शैशवावस्था में विकास तीव्र होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो होता है, मंद हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र होता है, फिर किशोरावस्था के समाप्त होते ही विकास थोड़ा सा मंद हो जाता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है विकास की प्रक्रिया, लयात्मक चलती है। कोई एक नियम नहीं है, कोई एक नियम नहीं है, लयात्मक चलती है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से विकास की प्रक्रिया चलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक नियम से ही चलता रहे, ऐसा नहीं होता, ये बात कही हरलॉक ने। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने माह का बालक स्वतंत्रता पूर्वक बैठना सीख जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर करेंगे क्या होगा?
जब बच्चा जमीन से कोई वस्तु को उठाने लगता है 8 से 9 माह की उम्र में, उसी उम्र में बच्चा आराम से स्वतंत्रता पूर्वक बैठना शुरू कर देता है 8 से 9 माह की उम्र में। तो ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने आंसर किया उनका करेक्ट है। 8 से 9 माह की उम्र में बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक बैठना शुरू कर देता है। देखिए जो बच्चा जो है एक सेकंड, बच्चा छोटा होता है कितना 50 दिन तक, समथिंग 50 दिनों तक बच्चे को करवट लेना भी नहीं आता। 50 दिन तक जिस पोजीशन में बच्चा लेटा है उसी पोजीशन में लेटा रहेगा, सीधा लेटा है तो सीधा ही लेटा रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है, 2 मंथ का समथिंग, तो अपन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि सीधा सीधा इसकी कमर में दर्द होगा तो उसको करवट दिला देते हैं। करवट दिला देते हैं तो बच्चा क्या होता है कि 5 महीने तक करवट जब आप दिला देंगे तो फिर वो पलटा मारने लगता है, यानी 5 महीने में लुढ़कने लगता है, खुद से ही सीधा और उल्टा होने लगता है, खुद से करवटें लेने लगता है। कब? 5 महीने की उम्र में। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 मंथ का जब हो जाता है बच्चा तो सहारे से बैठना शुरू कर देता है, स्वतंत्र रूप से नहीं, सहारे से बैठना। कई बार सहारे से 5 मंथ के समाप्त होने तक भी बैठने लगता है, लेकिन सहारे से। अगर हम बात करें स्वतंत्रता पूर्वक बैठने की तो 8 से 9 माह की उम्र में बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक बैठने लगता है, पूरे स्वतंत्र रूप से। आपको किसी सहारे को देने की जरूरत नहीं है, आपके सहारे की जरूरत नहीं, आराम से बैठा है। क्योंकि जो 6 महीने तक है ना, जब सहारे से बैठाते हैं उसके बाद में भी बच्चा आगे की तरफ लुढ़का हुआ सा नजर आता है, आगे की तरफ उसको ऐसे लगता है अब मैं गिरा, ऐसा महसूस होता है। लेकिन 8 से 9 महीने की उम्र में उसे गिरने का कोई डर नहीं रहता, कंट्रोल पा लेता है अपने हाथों पर। इस तरीके से अगर इधर लुढ़केगा तो ऐसे बैलेंस बना लेगा, इधर जाएगा तो ऐसे बैलेंस बनाना सीख जाता है 8 से 9 महीने की उम्र में। तो स्वतंत्रता पूर्वक बैठना कब सीखेगा? 8 से 9 महीने की उम्र में स्वतंत्रता पूर्वक बैठना सीख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिशु के व्यवहार का आधार होता है। जो बच्चा है उसके व्यवहार का आधार क्या होगा? संवेग होंगे, सुझाव होगा, मूल प्रवृत्तियां होंगी, अनुकरण होगा। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है? संवेग होंगे, सुझाव होगा, मूल प्रवृत्तियां होंगी या अनुकरण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर संवेग नहीं होगा, सुझाव नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मूल प्रवृत्तियां। बच्चे के व्यवहार का आधार होती हैं मूल प्रवृत्तियां। यहाँ बच्चा कहकर आपको कंफ्यूज किया गया है, आप संवेग के साथ में चले जाएंगे, लेकिन गलत होगा। ध्यान रखिएगा, बच्चा कहे, बड़ा कहे, वयस्क कहे, कोई भी कहे, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का कारण होती है मूल प्रवृत्तियां। किस पर आधारित होती है? व्यवहार व्यक्ति का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शिशु के व्यवहार का आधार होती हैं मूल प्रवृत्तियां। किसी भी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी पुरुष का, किसी वयस्क का व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और ऐसी ही सीरीज अगर आप और चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको पसंद आई। तो इसी तरीके की मैं अन्य सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊँ और प्रैक्टिस कराऊँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व कराए जाते हैं, उसी की आपको टेस्ट आपको कराया जाता है, उसी से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग में जीके जीएस रखा जाता है 10 बजे। उसके बाद में आपको साइंस वगैरह की जो भी एक टॉपिक साइंस या ईवीएस का या संस्कृत का एक कराया जाता है। उसके बाद हिंदी का पर डे 11 बजे आपका टेस्ट होता ही है, और उसके बाद में फिर शाम को 9 बजे आपका डेली करंट अफेयर होता है। मंथली भी आपको रिवाइज कराया जाता है, वीकली भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 9-10 पर, 9-10 पर या 9-15 पर सीडीपी का एक टेस्ट चलता है आपका। बीच में एक वीक सीडीपी चलेगा तो एक वीक ईवीएस चलेगा। इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे हमारे लर्नर्स की डिमांड होती है उसी तरीके से हम काम करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।